आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो नेशनल इनकम का एक टॉपिक है, विच इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब मैं बोलता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पहले उसका मीनिंग कवर करेंगे, उसके बाद कैसे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर जीडीपी इन वेलफेयर का एक टॉपिक कंसीडर करेंगे, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। क्या देखेंगे? डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सबसे पहले जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि जीडीपी किसको बोला जाता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which means value of all goods and services, all goods and service, पूरे कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उसकी टोटल वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जो भी प्रोड्यूस हुआ उसकी टोटल वैल्यू। बट याद रखना, हम जो ये जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये कंट्री का काउंट कर रहे हैं, और जब कंट्री का जीडीपी काउंट करते हैं तो उस टाइम पे डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसीडर किया जाता है। किसको कंसीडर करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसीडर करेंगे। जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक, तो जब डोमेस्टिक वर्ड यूज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है गुड्स और सर्विस की वैल्यू भी कौन सी दोगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। सबसे पहले आप लोग जो कवर करोगे वो आप लोग कवर करोगे, ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी। क्या कवर करेंगे हम लोग? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्होंने आपको बोला है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of the country during an accounting year। मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बोला ध्यान रखेंगे किस चीज के बारे में? डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। आपके कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट करनी है। सेकेंड वन इज अकाउंटिंग ईयर, पूरे एक साल की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस काउंट होगी। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करंट ईयर। नॉमिनल जीडीपी काउंट करते टाइम आप जो प्राइस कंसीडर करोगे वो प्राइस कौन सा कंसीडर करोगे? तो याद रखना करंट ईयर का प्राइस कंसीडर करना है। कौन से ईयर का? करंट ईयर का। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने आपको बोली है, डोमेस्टिक टेरिटरी, अकाउंटिंग ईयर एंड करंट ईयर प्राइस। इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। अगर जीडीपी काउंट करना है तो मैंने आपको बोला क्या करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी, विच मींस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉमिनल जीडीपी काउंट करते टाइम आप जो प्राइस कंसीडर करते हो वो प्राइस कौन सा होना चाहिए? करंट ईयर का। कौन से ईयर का? करंट ईयर का। अच्छा सर, क्वांटिटी कौन से ईयर की? तो क्वांटिटी भी कौन से ईयर की कंसीडर करोगे? करंट ईयर। तो जब आप लोग जीडीपी काउंट करते हो नॉमिनल जीडीपी, तो बेटा ध्यान रखना आपका प्राइस भी करंट ईयर का होना चाहिए और क्वांटिटी भी कौन से ईयर की होनी चाहिए? करंट ईयर की होनी चाहिए। तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। या फिर आप उसको बोल सकते हो जीडीपी एट करंट प्राइस। क्या बोलेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस क्यों बोला है? क्योंकि हमने करंट ईयर का, एग्जिस्टिंग ईयर का प्राइस क्या किया है? कंसीडर किया है। तो दोनों ही चीजें करंट ईयर की है यहां पे। The above equation shows that nominal GDP can increase when there is increase in either quantity or price। भाई प्राइस इंक्रीज हो या क्वांटिटी इंक्रीज हो, दोनों ही केस में आपका जीडीपी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। इफ इट इज इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़ना चाहिए? क्वांटिटी की वजह से बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला प्राइस से फॉर एग्जांपल 100 है और क्वांटिटी मैंने बोला 1000 है, ठीक है? तो जीडीपी कितना है अपना? 1 लाख। सपोज करो मैंने ऐसा बोला कि प्राइस 150 हो रहा है और क्वांटिटी 1000 हो रही है। ये कितना आ रहा है? 1,50,000। अच्छा ये वाला जीडीपी बेटर है कि 150 बेटर है? तो याद रखना बेटा 150 बेटर नहीं है। उसका रीजन है कि यहां पे जो जीडीपी इंक्रीज हुआ ना, इट इज ड्यू टू प्राइस। कभी भी प्राइस की वजह से अगर वैल्यू बढ़ रही है ना तो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कब आता है? जब क्वांटिटी इंक्रीज हो। ये अगर 1000 से 1500 हुआ होता ना तो मैं बोलता आपकी कंट्री में जीडीपी बढ़ा है। प्राइस की वजह से कभी भी जीडीपी बढ़ने वाला नहीं है, तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे पहले। अच्छा नॉमिनल जीडीपी के साथ साथ दूसरा आपको जो इन्होंने देख के रखा है वो दिया है रियल जीडीपी। जब मैं रियल जीडीपी की बात करता हूं, अगेन रियल जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी।
जब आप लोग रियल जीडीपी की बात करते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सेम है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये भी सेम है। यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, सिर्फ यहां पे डिफरेंस आ रहा है। आप एक बात समझो, नॉमिनल और रियल में इतना सा ही डिफरेंस है। नॉमिनल के अंदर प्राइस कौन से ईयर का ले रहे थे? करंट ईयर का। रियल जीडीपी में प्राइस कौन से ईयर का लोगे? बेस ईयर का। मतलब एग्जैक्टली आपका जो पहले वाला साल था उस ईयर के प्राइस को आप लोग क्या करोगे? कंसीडर करोगे। हम लोग यहाँ पे डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं, किस तरीके से डिफरेंस है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलो साइड बाय साइड ही कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया। अच्छा, रियल जीडीपी, फिर से जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी तो कौन से ईयर की आ रही थी? करंट ईयर की। जब प्राइस की बात करते हैं, रियल जीडीपी में प्राइस कौन से ईयर का बोला है? बेस ईयर का प्राइस बोला है, बेस ईयर का। आप समझ रहे हो, रियल जीडीपी के अंदर हमने प्राइस लिया बेस ईयर का, क्वांटिटी ली करंट ईयर की। जबकि नॉमिनल जीडीपी में हमने दोनों ही चीजें कौन से ईयर की ली थी? करंट ईयर की, वेदर इट इज प्राइस और क्वांटिटी। मतलब वो जो डिफरेंस आ रहा है ना ये दोनों कॉन्सेप्ट में, वो सिर्फ इसका आ रहा है। यहाँ पे बेस ईयर है और यहाँ पे करंट ईयर। यहाँ पे इन्होंने रियल जीडीपी में एक और चीज आपको दी है। The above equation shows that the GDP increases only when quantity increases. यहां पे एक बात समझो, चेंज होने का जो स्कोप है ना वो सिर्फ क्वांटिटी के चेंज होने का स्कोप है, कि पिछले साल में और इस साल में क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है। प्राइस में तो बेटा चेंज आ ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी आपने कौन से ईयर का लिया है? सिर्फ बेस ईयर का लिया है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विच जीडीपी इज बेटर, रियल और नॉमिनल, तो याद रखना रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी ने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया है। ये सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी बता रहा है। मतलब आपकी कंट्री में एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ वो कहां से पता चलेगा? वो यहां से पता चलेगा, रियल वाले से। और याद रखना, रियल जीडीपी का दूसरा नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्या बोलेंगे? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जबकि नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल को क्या बोलते थे? जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये दो चीजें ध्यान में होनी चाहिए हमारे। आई होप पहले तो ये क्लियर होगा आप सबको। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने आपको दिया है, विच इज कन्वर्जन। मतलब नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हो और रियल को नॉमिनल में। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, एमसीक्यू के फॉर्म में डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है। जहां पे वैल्यूज दी होगी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले दिया है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल। मतलब इस नॉमिनल जीडीपी को मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूं? रियल जीडीपी में। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला देख के रखा है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स देख के रखा होगा आप लोगों को क्वेश्चन में, इनटू 100। प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट हर साल जो प्राइस इंडेक्स बता रही है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको अगर से फॉर एग्जांपल नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सिंपल है। सेम उसी तरीके से बेटा रियल भी नॉमिनल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा? तो जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। मतलब सिर्फ दूसरी साइड लेके जाना है उस चीज को। तो याद रखना, रियल बेटा नॉमिनल में कन्वर्ट हो सकता है, नॉमिनल किस में कन्वर्ट हो सकता है? रियल में। तो 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए हो सकता है वैल्यूज दी हो, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो पहला छोटा सा टॉपिक हमने जो कवर किया वो हमने कवर किया नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। दूसरा जो टॉपिक इन्होंने आपको दिया है वो दिया है जीडीपी एंड वेलफेयर। जब हम लोग बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर, अगेन फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी का मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्रोड्यूस किया वो सब आ गया। अच्छा, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है आपकी कंट्री में वेलफेयर भी हो रहा है। ऐसा बोलेंगे ऑब्वियसली, हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिए हैं, कुछ ऐसे लिमिटेशंस देके रखे हैं जो प्रूव करते हैं कि हर बार जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। हम 4 ऐसी सिचुएशन कवर करेंगे
जो प्रूव करता है कि जीडीपी बढ़े और वेलफेयर बढ़े ऐसा जरूरी नहीं होता। एक एक करके अगर सिचुएशन कवर करें, सबसे पहली सिचुएशन इन्होंने आपको दी है विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। सपोज करो अगर मैंने आप लोगों को ऐसा बोला कि आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी चेक करो कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है। सपोज करो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन पता चला रिचर सेक्शन और रिच होता जा रहा है, पुअर सेक्शन और पुअर होता जा रहा है। दैट मींस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो क्या वेलफेयर है? नहीं है। वेलफेयर कब हो सकता है? जब इनकम इनइक्वालिटी क्या हो, कम हो। तो पहले तो वेलफेयर चेक करना है तो बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेक करो, तब पता चलेगा कि सही में वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है। सेकेंड वन, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। भाई जीडीपी कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब गुड्स प्रोड्यूस हुए वो तो ठीक है, लेकिन कौन से गुड्स प्रोड्यूस हुए वो भी चेक करो। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स, ये सब प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छी बात है, वेलफेयर हो। बट सपोज करो आपकी कंट्री में डिफेंस इक्विपमेंट पे खर्चा हो रहा है, गन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, ये सब चीजें बना रहे हैं। अच्छा, डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करने से अगर से फॉर एग्जांपल जीडीपी बढ़ता है तो अगेन बेटा उसको जीडीपी ग्रोथ बोल सकते हो, लेकिन वेलफेयर नहीं बोल सकते। डिफेंस गुड्स बनाने से कभी वेलफेयर नहीं होता। वेलफेयर कब होता है? जब आप कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स, ये सब चीजें बनाते हो। तो पहले तो जीडीपी में चेक करो कंपोजिशन क्या है, भाई कौन सी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो आप लोग, वो देखना है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, फिर कंपोजिशन की। नेक्स्ट वन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की बात करें, यहां पे उन्होंने एक आपको पॉइंट दिया है, इन द रूरल इकोनॉमीज barter system of exchange still prevails to some extent. Payments for farm labor are often made in kind rather than in cash. All such transactions remains unrecorded, and this causes the underestimation of GDP. कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। सपोज करो फार्म लेबर की बात करते हैं, बोल रहे मैक्सिमम टाइम पे रूरल एरियाज में ऐसा हो रहा है जहां पे बार्टर सिस्टम चल रहा है। आपने मेरे लिए काम किया, आपने मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड की, मैं आपको गुड्स दे दूंगा सामने या कोई सर्विस दे दूंगा, मैंने पेमेंट दिया ही नहीं। क्या ये ट्रांजैक्शन जीडीपी में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं हुआ है। और अगर जीडीपी में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो एक चीज सोच के देखो, जीडीपी एंड वेलफेयर को कंपेयर कैसे करोगे? अच्छा, सर्विस ऑफ ए हाउसवाइफ, अगर कोई हाउसवाइफ है से फॉर एग्जांपल, वो अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, सब कुछ देख रही है, अगेन काम तो वो भी कर रही है, बट क्या जीडीपी में काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा। वेलफेयर हो रहा है लेकिन वो भी जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा। अगेन हर बार जीडीपी और वेलफेयर कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो भी है वैसी चीजें यहाँ पे काउंट नहीं हो रही है, कंसिडर नहीं हो रही है। एंड लास्ट वन विच इज एक्सटर्नलिटीज। अच्छा, एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं। जब आप लोग बिजनेस करते हो तो उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। अगर मैं नेगेटिव इंपैक्ट की बात करता हूं, सपोज करो मेरी फैक्ट्री है, आप सबकी फैक्ट्री, हम सब लोग अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे अच्छी बात है, कंट्री में ग्रोथ आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन ये भी सोच के देखो, ऐसा भी हो सकता है कि उसी फैक्ट्री में से पॉल्यूशन हो रहा। अच्छा, उस पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है कि लोगों को स्किन डिसीज हो, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, आई इरिटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कंट्री में जीडीपी तो बढ़ रहा है क्योंकि अपन सब लोग अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उस फैक्ट्री में से जो पॉल्यूशन हो रहा है, क्या उसकी वजह से वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो याद रखना, अगेन जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में वेलफेयर तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। जीडीपी बढ़ रहा है बट स्टिल वेलफेयर नहीं हुआ है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। मतलब ये चारों पॉइंट्स आपको प्रूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम इनइक्वालिटी, कंपोजिशन मतलब सिविल गुड्स और डिफेंस गुड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम एंड हाउसवाइफ, एंड एक्सटर्नलिटीज मतलब जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात की। ये सब चीजें कहीं ना कहीं वेलफेयर और जीडीपी को बता रही है कि कनेक्टेड हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी तक दो टॉपिक कवर किया आप लोगों ने। पहला टॉपिक कवर किया नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जिसको बोलते थे जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और दूसरा जो टॉपिक कवर किया है वो हमने कवर किया है जीडीपी एंड वेलफेयर।
नेक्स्ट वन, अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला है डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। डिफरेंस समझना है कि डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम आप सबको पता है, इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी में जिसने भी पैसा कमाया वो सब कुछ काउंट होना चाहिए, वेदर यू आर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडियन, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाया है, दैट मींस डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो यहां पे आप लोग देखोगे तो आपको दो चीजें दी है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। याद है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से जो इनकम जनरेट होती है उसकी बात हो रही है। Within the domestic territory of the country, no matter who generates it, whether normal resident or not, तुम इंडिया के रेसिडेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाया मतलब डेफिनेटली वो डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट है। एंड नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तो सेम ही है, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट चेक करना है, नेशनल इनकम में किसकी इनकम काउंट होगी, सिर्फ इंडिया के रेसिडेंट की, नो मैटर वेदर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। मैं 2 महीने के लिए फॉरेन चला गया, यूएस गया, वहां से पैसा कमाया और इंडिया में आ गया पैसे लेके, या पैसे भेजे इंडिया में, कोई बात नहीं, काउंट होगा, बिकॉज आई एम एन इंडियन रेसिडेंट। और याद रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, इंडिया में पैसे कमाऊं या फॉरेन जाके पैसे कमा के इंडिया में लेके आ रहा हूं, दोनों ही केसेस में पैसा क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। पहले वाले में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट और सब काउंट होता है, यहां पे सिर्फ कौन काउंट होगा, रेसिडेंट काउंट होगा। एंड द डोमेस्टिक टेरिटरी, अच्छा डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन किया है, इज अंडरस्टूड टू मीन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन। इन जनरल डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल टेरिटरी, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री। बट इन इकोनॉमिक्स इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी। बेटा हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, विच इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which persons, goods and capital circulate freely। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने तो एकदम अलग डेफिनेशन दे दिया। उन्होंने क्या बोला है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी की बात ही नहीं हो रही है, ऐसी टेरिटरी की बात हो रही है जहां पे आपके वहां के लोग, आपके गुड्स और कैपिटल गुड्स या जो भी चीजें हैं, मनी, सब कुछ फ्रीली क्या हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है। वो सब कुछ किस में काउंट होना चाहिए, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होना चाहिए, जहां हमारी ये तीनों चीजें फ्रीली क्या हो सकती है, सर्कुलेट हो सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। सबसे पहले, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड सिचुएटेड है, जैसे सपोज करो मैंने ऐसा बोला कि यूएस एम्बेसी है या कोई भी एम्बेसी है, क्या वहां पे हमारे लोग, हमारे गुड्स, कैपिटल सब कुछ फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन एम्बेसी है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उस पर कंट्रोल किसका है, फॉरेन कंट्रीज का, जिसकी भी एम्बेसी है उसका कंट्रोल है। तो याद रखना, क्या हमारा कंट्रोल है, तो आंसर इज नो। अगेन चलो फिर से ट्राई करते हैं, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन अब्रॉड? आंसर इज यस। इंडियन एम्बेसी, अगर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है तो क्या वहां पे हमारे लोग, गुड्स, कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन एम्बेसी है, भले ही फॉरेन में क्यों ना सिचुएटेड हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐसी टेरिटरी चेक करो जहां पे ये तीनों चीजें फ्रीली क्या हो सकती है, सर्कुलेट हो सकती है। एंड सो accordingly we can conclude that the foreign embassies located in India are not a part of domestic or economic territory।
इंडिया में जो भी फॉरेन एम्बेसीज है ना, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, काउंट ही नहीं होगा, बाहर निकाल देते हैं उसको। वेरेस इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। भले ही इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्री में क्यों ना हो, डेफिनेटली काउंट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे गुड्स या फिर पर्सन या कैपिटल सब सर्कुलेट होता है। And while defining the domestic territory, the focus is not to be on the political boundary. भाई political boundary count नहीं करनी है, but on the geographical area where our person, our goods and our capital enjoys the freedom of circulation. सब चीजें आसानी से क्या हो सकती है, सर्कुलेट हो सकती है, तो ही हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अच्छा, अब इसी चीज को लेके एक आपको कन्वर्जन देके रखा है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं हम लोग। चलो यहां पे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग उसको, एक बार यहां पे देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा, दो चीजें पॉसिबल है। पहला, मैं इंडिया में हूं, इंडिया में मैंने पैसा कमाया और उसको फॉरेन में भेजा। अगर इंडिया में से मैं मेहनत से पैसा कमाता हूं और फॉरेन भेजता हूं, तो उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम इसीलिए क्योंकि मेहनत का पैसा है। अच्छा, फ्रॉम अब्रॉड यानी ये पैसा क्या आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि फॉरेन से पैसा आ सकता है। आप लोग फॉरेन में हो और फॉरेन से पैसा इंडिया में भेज रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम तरीके से मैंने बोला, मैं अगर इंडिया में हूं और मैं इंडिया से पैसा कमा के फॉरेन भेज रहा हूं, तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब या तो बेटा पैसा आने वाला है या तो पैसा जाने वाला है। अगर पैसा आ रहा है, आप, मैं यूनिवर्सिटी में गया, फॉरेन यूनिवर्सिटी में 15 दिन के लेक्चर लिए और पैसे यहां पे भेजे कमा के, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, यहां पे पैसे कमाए और इंडिया से पैसे कमा के फॉरेन भेज रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको बोलते हैं फीफा, इसको बोलते हैं फीटा। मैंने बोला फॉरेन से जो इंडिया में आए थे ना, वो $1000 आए थे। कितने डॉलर, $1000। इंडिया से जो फॉरेन गए ना, वो कितने गए, $600 गए। नेट अपनी कंट्री को कितना मिला, $400 मिला। वापस बोल रहा हूं, कितने डॉलर आए, 1000, गए कितने डॉलर, 400, तो कितना बचा, $400 बचा हमारे पास। सॉरी, 600 गए थे तो 400 बचा। इसको बोलेंगे NFIA। क्या बोलेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि भाई 1000 आए, 600 गए, तो नेट अपनी कंट्री को जो मिला 400, उसको बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA बोलते हैं इसको। जब आप लोग आपके कंट्री का नेशनल इनकम काउंट करना चाहते हो, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। क्या होता है, NNPFC। तो जब नेशनल इनकम काउंट करना हो तो याद रखना, हमेशा ये NFIA जो है ना, ये प्लस होना चाहिए। क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे हम लोग। यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे एक बार ट्राई करते हैं। सपोज करो आप लोग जीडीपी की बात करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, आपको ढूंढना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या ढूंढना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बेटा आप लोगों को अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ये जो NFIA हमने पढ़ा, ये NFIA क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। मतलब जो भी रेसिडेंट्स है, फॉरेन से भी पैसा कमा के अगर इंडिया में लेके आ रहे हैं ना, तो काउंट होना चाहिए। और अगर यहां से कुछ लोग पैसा कमा के फॉरेन में भेज रहे हैं, तो वो पैसा काउंट नहीं होना चाहिए। तो वो पैसे को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आप देखोगे तो यहां पे दिया हुआ है, वी एक्सक्लूड द डोमेस्टिक इनकम, दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू द नॉन रेसिडेंट विद इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी कंट्री में कुछ नॉन रेसिडेंट्स है, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो काउंट नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एंड ऑल्सो we add to the domestic income that part of factor income which our resident earns from rest of the world। मैं फॉरेन की यूनिवर्सिटी में गया, वहां से पैसा कमाया, तो भी काउंट होना चाहिए, क्योंकि मैं इंडिया का कौन हूं, रेसिडेंट हूं। तो याद रखना, नॉन रेसिडेंट की इनकम को बाहर निकाल देंगे और रेसिडेंट की इनकम को क्या कर लेंगे, हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। नॉर्मली
आप लोग बहुत सारे टर्म्स कवर करते हो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, एक एक करके टर्म्स देख लेते हैं एक बार। अभी तक जो हम टर्म्स देख रहे थे उसमें हमने क्या देखा, जीडीपी। एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी, एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी, एंड लास्ट एक और जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएनपी। कितने टर्म्स है? 4। फिर से लिखते हैं एक बार। पहला कौन सा होता है? जीडीपी। दूसरा कौन सा होता है? जीएनपी। थर्ड वन एनडीपी एंड लास्ट वन इज एनएनपी। टोटल कितने टर्म हुए? 4। सर चारों टर्म दो दो बार क्यों लिखे हैं? उसका रीजन है, पहले ये सारे टर्म्स आप लोग पढ़ते हो मार्केट प्राइस पे। किस पे पढ़ेंगे हम लोग? मार्केट प्राइस पे कवर करेंगे पहले सारी चीजें, और फिर यही सारी चीजें किस पे कवर करेंगे? तो फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे कवर करेंगे? फैक्टर कॉस्ट। और मैंने आपको क्या बोला, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी। क्या मतलब होता है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी नेशनल इनकम की बात की जाए तो उसको एनएनपीएफसी बोला जाता है। सो आई होप पहले आज के बेसिक टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, और ये जो टर्म्स है, ये जितने भी टर्म्स है, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो भी टर्म्स है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी, ये सब चीजें विथ फॉर्मूलाज कवर करेंगे। आई होप पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी के वो आप सबके क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टर्म्स कवर करेंगे विथ फॉर्मूला। आज के लिए इतना एक बार देख लो, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें फॉर्मूलाज इजी हो जाए आपके लिए। क्लियर एवरीवन? थैंक यू एवरीवन।